तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है। और बात करूं अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस का तो मैं टॉपर रह चुका हूं स्कूल लेवल पर। इसकी तो आप चिंता बिल्कुल ही मत ही कीजिए। बस जो मैं आपको आज क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इनको बड़े ध्यान से देख करके चले जाइएगा, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको 8 सैंपल पेपर्स करवा रखे हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके उन सैंपल पेपर्स की वीडियो भी देख लीजिएगा। वन शॉट, कार्टून, मैप सब कुछ करवा रखा है, आप उनकी वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है बच्चों। और ये हमारा एक स्पेशल सैंपल पेपर है, क्योंकि इसको मैंने बचा के रखा था, ठीक है, कि जब आपका एग्जाम आएगा तो उस दिन जो है आपके लिए अपलोड करूंगा, जिससे कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें से भी छांटे गए क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और इस वीडियो पर हमारा लाइक का टारगेट रखते हैं बच्चों 1270 लाइक्स का। जी हाँ बच्चों, 1270 लाइक्स का हमारा आज का टारगेट है, तो इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप हमारे इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों, इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 11th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 028। और पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है बच्चों। और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं पेपर के, वो 80 रहते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो वो 5 खंडों में यानी 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा, खंड क, ख, ग, घ, अंग करके। और टोटल जो आपसे प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे बच्चों। जो हमारा खंड क रहेगा यानी कि सेक्शन ए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एमसीक्यू टाइप के होंगे और एक एक नंबर के होंगे। जो खंड ख रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, और इनका आंसर हमें 50 से 60 शब्दों में देना है। जो हमारा खंड ग रहेगा यानी कि सेक्शन सी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो कि 4-4 नंबर के रहने वाले हैं, और इनका आंसर हमें 100 से 120 शब्दों में लिखना है बच्चों। जो हमारा खंड घ रहेगा यानी सेक्शन डी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 26 तक हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका ये अंश यानी कि वो पैसेज वगैरह हो गया, आपका कार्टून हो गया, मानचित्र हो गया, इन सब पर आधारित रहने वाला है। और जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन रहेगा खंड ड करके, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो कि 6-6 नंबर के होने वाले हैं, और इनका आंसर हमें यहाँ पर 170 से 180 शब्दों में देना है बच्चों, ठीक है। और यही सब चीज़ें इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में इसको सेपरेटली रीड करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया। ओके बच्चों, तो ये कुछ बातें रही इंपॉर्टेंट। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए में, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यायपूर्ण वितरण की, ठीक है, वितरण मतलब कि यहाँ पर बांटने की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बंटवारे से है, ठीक है। मान लीजिए कि सरकार है, गवर्नमेंट है, और वो कोई चीज़ यहाँ पर बांट रही है, ठीक है, तो उसको न्यायिक तरीके से बांटा जाए। ये ना हो कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, अन्याय के साथ दिया जा रहा है, नहीं, एकदम न्यायिक तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ये ए हो जाएगा। बी वाला क्या है कि सभी व्यक्तियों कोई जीने के लिए जिए समान धरातल पर मिल सके। कहने का मतलब ये है कि जितने भी व्यक्ति है उनको यहाँ पर जीने के लिए जो समान धरातल है वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल सके। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है बच्चों, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड इक्विटेबल डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज। तो इस तरह से मतलब सबको इस तरह से न्यायोचित तरीके से बांटना चाहिए। ऑल पीपल कैन गेट एन इक्वल ग्राउंड टू लिव, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज़ टर्म्ड विच राइट एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान की यहाँ पर हृदय यानी संविधान का दिल और संविधान की आत्मा, ये किस यहाँ पर अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा? तो ये अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है बच्चों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करके। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा तैयारी नहीं कर रखे होते हैं और ये चाहते हैं कि भाई लास्ट टाइम पे कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जिससे मैं तैयारी करूं और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ बच्चों, हमने हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सैम्पल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, जिनको आप ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। ठीक है, इन सैंपल पेपर्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो हर साल के पेपर में सेम टू सेम रिपीट होकर के आता ही आता है। जैसे अभी आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर लिया, इसमें आपको टोटल 10 सैंपल पेपर मिल जाएगा। अब इन 10 सैंपल पेपर में आपको क्या मिलेगा? पूरे सिलेबस के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते होंगे वो मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते होंगे वो मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस निकलते हैं वो मिल जाएंगे, प्लस में जितने भी मैप निकलते हैं इंपॉर्टेंट वो मिल जाएंगे, जितने भी कार्टून निकलते हैं इंपॉर्टेंट वो मिल जाएंगे। यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स को जरूर लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। और अभी के टाइम पे आप सैंपल पेपर्स लेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा बच्चों। जी हाँ, वैसे तो एक सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप एक सब्जेक्ट का 10 सैंपल पेपर ले सकते हैं। और कॉम्बो ऑफर के तहत अगर आप 3 सब्जेक्ट का एक साथ लेते हैं तो 249 रुपीज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जे.एस. मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के राजनीतिक विचार विमर्श को डैश कहा है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को हानि का सिद्धांत कहा है। क्या कहा है बच्चों? हानि का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपके जॉन स्टुअर्ट मिल है उन्होंने निबंध ऑन लिबर्टी में जो स्वतंत्रता है उसके राजनीतिक विचार विमर्श को यहाँ पर हानि का सिद्धांत कहा है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जे.एस. मिल जो आपका जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर लॉस थ्योरी इन द इजी ऑन लिबर्टी, ये यहाँ पर देखने को मिला, ये कहा है उन्होंने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि स्थानीय शासन के समक्ष क्या समस्याएं हैं। ठीक है, जो स्थानीय शासन होता है बच्चों उसके सामने क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इंग्लिश मीडियम में सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस बाय द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट के पास जो है धन का अभाव होता है, क्योंकि देखिए जो पैसा है, पैसा तो भैया ऊपर से ही आएगा ना, ऊपर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, जिले के पास जाएगा, जिले के बाद उसके बाद फिर लोकल बॉडीज़ के पास यहाँ पर पैसा आता है। तो पैसा इस तरह से ट्रैवल करता हुआ आता है, समझ रहे हैं आप, ये यहाँ पर रहता है जिससे कि धन का अभाव रहता है स्थानीय शासन के समक्ष यानी लोकल गवर्नमेंट के समक्ष। ठीक है, जैसे पंचायती राज वगैरह हो गया है ना, पंचायत वगैरह हो गया। अगला, जनता का जागरूक ना होना। स्थानीय शासन में यानी लोकली ये देखा गया है कि जो जनता होती है उतनी अवेयर नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, पंचायत की अगर हम बात करें तो वो आपका स्थानीय शासन के अंदर आ जाएगा। पंचायत में क्या होता है आपका कि यहाँ पर वुमेन्स के लिए यानी कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, कि महिलाएं ही यहाँ चुनाव लड़ करके सरपंच वगैरह बन सकती है। लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि महिलाओं को तो वो ऑफिशियली यहाँ पर लड़वा देते हैं, वहाँ के जो पंच वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह, लेकिन जो यहाँ पर वो कुर्सी पर बैठी रहती है महिलाएं। ठीक है, कि हाँ ये हमारी यहाँ की
प्रधान है या इस तरह से करके ये हमारे यहाँ की सरपंच है, लेकिन वास्तव में जो गद्दी चला रहा होता है, जो शासन चला रहा होता है, वो उनके पीछे उनके हस्बैंड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमने और बेहतर तरीके से एक वेब सीरीज़ में देखा, जो बहुत सुंदर वेब सीरीज़ है बच्चों, वो है हमारा पंचायत वेब सीरीज़। आपको मैं रिकमेंड करूँगा, जब आपके एग्ज़ाम्स एंड हो जाएँगे ना, तो उस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। और क्या आपने वो वेब सीरीज़ देख रखा है, पंचायत वेब सीरीज़, जिसके अंदर सचिव जी, रिंकी, ठीक है, इस तरह से भूषण जी हो गए हमारे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, वो कैरेक्टर है इसके अंदर। बाकी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है और उसके अंदर इस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है? चलिए, अगला हमारा पॉइंट है बच्चों, आय से अधिक खर्च करना, ठीक है? अक्सर ये देखा गया है कि जो स्थानीय शासन होता है, यानी लोकल गवर्नमेंट होता है, वहाँ पर जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है? स्थानीय शासन के समक्ष ये समस्या है, क्योंकि उनको कई बार खर्चा करना पड़ता है। अब मान लीजिए गाँव के अंदर एक रोड बनाना है और भैया यहाँ पर हमें 10 लाख रुपए अलॉट हुआ है या 20 लाख अलॉट हुआ है, ठीक है? और उसमें लग रहा है यहाँ पर 50 लाख रुपए, तो हमें तो यहाँ पर जो सो कि वो एक्सपेंसेस कवर करने पड़ेंगे ना, समझ रहे हैं आप? तो ये कई बार हुआ है कि आय से अधिक खर्चा होता है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है बच्चों, ये तीनों ऊपर जो पॉइंट दिए गए हैं, ये स्थानीय शासन के समक्ष ये समस्याएँ है बच्चों वास्तव में, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ फंड्स, पब्लिक नॉट बीइंग अवेयर, स्पेंडिंग मोर देन इनकम। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको हमें ध्यान से पढ़ना है, तो चलिए जी पढ़ लेते हैं। पहला, अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कह रहा है। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों कि केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची के कानून लागू करने से राज्य की सहमति लेनी होगी। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और राज्य में नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होंगे, ये यहाँ पर आर्टिकल 370 की बात की जा रही है, ठीक है? वर्तमान में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है कि नहीं? जब जो कब हटाया गया था, 2019 के आसपास यहाँ पर इस तरह से हटाया गया था। हाँ, 2019 में हटाया गया था। आगे देखिए, अब विशेष राज्य न रहकर ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कि यूटी बन गया है। तो ये सारी ही बातें सही कही जा रही है, तो इस हिसाब से आपका ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड आपका जो ए वाला ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन क्या कह रहा है यहाँ पर कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय देने के लिए न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों ही चीजें सही कही जा रही है कि भैया यहाँ पर जो न्याय की देवी होती है ना, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। क्यों? क्योंकि भैया उनको ये नहीं दिखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है ना, ये काला है, गोरा है, ये सब कुछ नहीं दिखता उनको। उनको बस ये दिखता है कि यहाँ पर मतलब न्याय किसके पक्ष में जाना चाहिए, कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी है, समझ रहे? सबूतों के आधार पर उनको न्याय करना आता है। तो ये चीज़ है, तो ये दोनों ही चीज़ें सही कही जा रही है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है बच्चों। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्सेशन, और ये रीजन दिया गया है। अर्सेशन में क्या बोला गया है कि द गॉड इज जो सो कि ऑफ जस्टिस इज ब्लाइंड फोल्डेड, एंड जो सो कि गॉड इज ऑफ जस्टिस इज ब्लाइंड फोल्डेड टू डिलीवर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो सो कि जस्टिस। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं और अब हम लोग आ गए हैं अपने सातवें प्रश्न के अंदर। सातवें प्रश्न में बेसिकली हमें मिलान करना है, तो चलिए जी मिलान कर देते हैं। यहाँ पर पहला है भारत, ठीक है? तो भारत की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है? दूसरा देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है? यानी आर्टिकल 25 टू 28। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा जो किसी भी धर्म पर आधारित ना हो, जो कि हमें भारत में देखने को मिलता है, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ है, यही चीज़ है जो फर्स्ट और ये बी में जो है यहाँ पर था, इसी को थोड़ा सा घुमा करके बोल दिया है। अगला है धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा क्या आती है, तो अराजकता या अराजकतावादी जो तत्व होते हैं तथा सांप्रदायिकता जो होती है वो ऐसा करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान संशोधन का तरीका कौन सा है। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें अगर संशोधन करना है तो तरीका क्या है। तो देखिए तरीके की अगर हम बात करें तो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर होता है, विशेष बहुमत के आधार पर होता है, और विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं का समर्थन ये भी चाहिए हमें। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो बातें बोली गई है ये सही है आपका। क्लियर है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये आर्थिक अधिकार नहीं है तो ये हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये आपका आर्थिक अधिकार नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक जो है कि ऑफिसर, इस तरह से करके मतलब आर्थिक अधिकार नहीं है करके होगा। ठीक है ना, ये चीज़। तो टू गेट प्राइमरी एजुकेशन ये आपका आर्थिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 जो क है आपका, यानी कि आर्टिकल 51A जो है, इसका समावेश कब किया गया। तो इसका समावेश किया गया बच्चों 1976 में। ठीक है, आफ्टर दो आपका इमरजेंसी 1975 में हमारा यहाँ पर आपातकाल लगाया गया था और इसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिला। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन वाज आर्टिकल 51A इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स बाय द 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपका यहाँ पर इन 1976। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एरर है, इसको छोड़िए, 1976 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं कि दल बदल किया जाता है जब। ठीक है, दल बदल किया जाता है जब क्या होता है। तो जब यहाँ पर दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे। ठीक है, स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दे, तो ये यहाँ पर ये दल बदल किया जाता है, यानी एक दल से निकल करके दूसरे दल में चले जाना। समझ रहे, ये दल बदल होगा आपका। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हेन जैसे कि डिफेक्शन इज मेड। तो ऑल ऑफ द अबव आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन में। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में जो बाधा है, हमने अभी किया था कि सांप्रदायिक जो पार्टियां हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बाधा है। सेकुलर जो होता है सेकुलरिज्म, उसके में जातिवाद वगैरह की हमारी जाति ऊपर हमारी जाति नीचे, सांप्रदायिकता। ठीक है, तो उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ सेकुलरिज्म। तो आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि न्यायिक पुनर्लोकन का वर्णन कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जो हमारा जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनर्लोकन होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो समझिए, ये जो होता है आपका, इसके अंदर न्यायालय द्वारा अपने द्वारा किए गए निर्णय की पुनः जांच करना शामिल होता है। ठीक है, कि मान लीजिए आदरणीय जो एक न्यायालय है, ठीक है, एक कोर्ट है, उसने कोई फैसला सुना दिया कि फलाना फलाना फैसला हमने सुना दिया, ऐसे ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पर वो अपने फैसले पर दोबारा से जांच करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हाँ ये चीज़ है इस तरह से ना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर होता है। आगे देखिए बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी कानून की संवैधानिक जांच करना हो सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ठीक है, कि भैया अगर ये सही नहीं हो तो उसे हम गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं, अगर ये संविधान के जो प्रावधान दिए गए उसके विपरीत है तो। संघीय संबंध, केंद्र राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब जुडिशियल रिव्यू एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये बेसिकली यहाँ पर ना संसदीय कार्यपालिका के बारे में हमें बताने के लिए कह रहा है, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला होता है वो यहाँ पर नेता होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी। जैसे अभी हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री कौन है 2025 के अंदर? तो मोदी जी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उस प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं। आगे देखिए, संसदीय कार्यपालिका की बात करें अगर हम लोग, तो वहाँ या वह विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है, वो किसके प्रति जवाबदेही होता है? विधायिका के प्रति। और देश का औपचारिक प्रमुख राजा अथवा राष्ट्रपति इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, देश जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं बच्चों। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, साझी राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय है? साझी राजनीतिक पहचान बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, साझी राजनीतिक पहचान की अगर हम बात करें तो अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से जैसे कि विविधता से भरे होते हैं। अधिकांश जो समाज होते हैं बच्चों, आप देखेंगे तो सांस्कृतिक रूप से उसमें हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे भारतीय समाज देख लीजिए, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में भाषा, बोली, चाली, संस्कृति सब कुछ बदलता रहता है। ये तो इतने ज़्यादा विविधताएं हमारे यहाँ देखने को मिलती है। तो उसी तरह से दुनिया में कोई सा भी समाज ले लीजिए, वहाँ पर सांस्कृतिक रूप से आपको ये जो है सो कि विविधता जो है वो मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि एक ही भू क्षेत्र में विभिन्न धर्म भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए अच्छा होगा कि यदि हम राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में करें, न कि सांस्कृतिक पदों में। ठीक है, तो एक ही क्षेत्र में, एक ही भूमि पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए अच्छा होगा कि यदि हम राष्ट्र की जो कल्पना है, नेशन के जो इमेजिनेशन करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर राजनीतिक शब्दावली में न कि करें कि जो है कि सांस्कृतिक पदों में। ठीक है, तो राजनीतिक शब्दावली में हमें इसका कल्पना करना चाहिए। ठीक है, किससे संबंधित है? साझी राजनीतिक पहचान से संबंधित है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बताया गया है, लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, कि भैया लोकतंत्र में किसी खास नस्ल या धर्म से हमें ज़्यादा संबद्धता नहीं रखना है, हमें एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय शेयर्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी करके। ठीक है, यानी कि पहचान करके बोल रहा है, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के उदाहरणों की बात करें तो पहला आएगा राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार आदि, ये राजनीतिक अधिकारों में आ जाएगा। और अगर हम बात करें इसके आगे एक नागरिक अधिकार भी लिख दिया मैंने, इसके अंदर होता है आपका विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। ठीक है, देश में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता आदि, ये नागरिकों के अधिकार होते हैं। आर्थिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो काम करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये सब किसके अंदर आता है? आर्थिक अधिकार के अंदर आता है। ये आपका नागरिक अधिकार हो गया, ये राजनीतिक अधिकार हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, बहुत आसान शब्दों में यहाँ पर लिख के बताया मैंने, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए तथा 2 उदाहरण दीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से अन्य नियम हमें देखने को मिलते हैं जो नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं सरकारों को कि भैया ये चीज़ आप करिए, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है कि भैया ये चीज़ आप लागू कीजिए, ताकि यहाँ पर हमें ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल सके। लागू गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, लागू किए गए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उनके बारे में बता रहा है
कि जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, रोजगार गारंटी योजना, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की ये योजनाएं, ये सब कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल्स है बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गिव टू मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका दिया गया है एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अंग्रेजी में यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा कि राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि ये सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। हमारे देश का जो संविधान है तो आप देखेंगे सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक माना जाता है ये। ठीक है, अगला व्यापक संविधान है। वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, ये सब हमें देखने को मिलता है। लचीले तथा कठोरपन का मिश्रण देखने को मिलता है और संघात्मक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सारी चीज़ें हमें भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिलती है, जो कि आप इसकी विशेषताओं के अंदर लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो आपका पेपर होने वाला है और जो कल आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एंड इसके अंदर आप देखेंगे तो एट प्रेजेंट देयर आर 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स के अंदर इसको हमें बांटा गया है। ठीक है, और इसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट, ये सारी देखने को मिलता है। अब मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड जो सो कि रिगिडिटी करके, यानी कि जो हमारा संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, ये पॉइंट तो मैंने जब याद किया था 11वीं के जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे, या 11वीं में जब मैं पढ़ता था, तो आज तक मुझे याद है कि हमारा जो देश का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, कई सारे जो संशोधन होते हैं उसको करना काफ़ी मुश्किल होता है, और लचीला इसलिए है कि इसमें संशोधन कई बार आसानी से भी हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 18वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल की कोई 2 आलोचनाएं लिखिए। ठीक है, आलोचना का मतलब एक तरह से उसकी बेइज्जती करना होता है। ठीक है, आलोचना में एक ब्रूटल शब्द आपको बता रहा हूँ, ये बेइज्जती करना एक तरह से होता है कि भाई मैं इसकी आलोचना यहाँ पर कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? आप कोई चीज़ का खासियत आपको बताने के लिए बोलेगा तब तो आप इजीली बता देंगे कि हाँ ये चीज़ खासियत है इसकी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लेकिन जब आलोचना करने वाला प्रश्न आ जाता है तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर लिखे कैसे। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है उसका भारतीय मॉडल जो है उसकी आलोचना हमें लिखनी है। जो आपका सेकुलरिज्म है उसका इंडियन जो मॉडल है उसकी आलोचना कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्रिटिसिज्म की इसकी ये निरपेक्षता जो है वो मतलब निरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है, या करती है करके ये लिख सकते हैं आप कि भैया धर्म निरपेक्षता जो है वो धर्म विरोधी कहीं ना कहीं है और धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा कर सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। ये मॉडल पश्चिम से आयातित है, ये हमने वेस्ट से लिया है। ठीक है, ये आप इसकी आलोचना के अंदर लिख सकते हैं। अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है ये। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा वरीयता देते हैं और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन को वोट बैंक की राजनीति खेलनी है तो कहीं ना कहीं ये उसको यहाँ पर बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एनी 2 क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, एंड मैंने आपको 4 यहाँ पर बता दिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके आगे चले तो अब हमारा सेक्शन सी आ जाता है, जिसको हम लोग इसी सैम्पल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में करेंगे।